ठीक है, तो पीछे क्लास में जो था हमारा रिलेशन हो चुका है। ठीक है, रिलेशन आप लोगों को क्वेश्चन भी कर दिए, तो आपको लगता है कि रिलेशन आप लोगों के पास क्या है, सफिशिएंट क्वेश्चन। आज जो करेंगे वह है फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है वो किसी भी हायर मैथमेटिक्स का, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज माना है। अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज होता है, दैट इज फंक्शन। व्हाई? द क्वेश्चन इज व्हाई, बिकॉज फंक्शन इज द बेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। आप जैसे आप मान लीजिए आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में तो पढ़ेंगे, कोई ना कोई बेस पर ही तो पढ़ेंगे, एंड दैट बेस इज नॉन एज फंक्शन। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट फंक्शन, कि आप फंक्शन को पढ़ते समय इसके पूरा मूल महत्वपूर्ण बातों को समझिए। पहला इसमें ये है कि यहाँ पर जो फंक्शन पढ़ रहे हैं ये आपके एग्जाम में तो डायरेक्टली काम आना ही आना है। द सेकेंड थिंग इज दैट इन ईच एंड एवरी चैप्टर यू फाइंड फंक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इन योर क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन। सो you have to keep in mind that this chapter is the most important chapter of the higher mathematics and for MBA also. तो अपने पास सबसे पहला है कि व्हाट इज फंक्शन, जो हम लोग थोड़ा डिफाइन किए थे, कि हम लोग यहाँ फिर से कर रहे हैं। हम लोग डिफाइन किए थे फंक्शन इज अ रिलेशन। if I say function is a relation, function from A to B is a relation, but यहाँ पर दो बातें हम लोग को चीज में ध्यान में रखना पड़ेगा। It is a special type of relation. Function is a special type of relation. तो स्पेशल टाइप कैसे है? इसका मतलब कोई दो चीज, कोई इसके पास कैरेक्टरिस्टिक होगा, टू कैरेक्टरिस्टिक यू हैव टू कीप इन माइंड। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज इमेज। मतलब इमेज का मतलब है कनेक्शन विद B। यहाँ A से B के बीच में, तो A के पास का जितना भी एलिमेंट है उसका कनेक्शन क्या होना चाहिए, B के साथ होना ही चाहिए। जितना भी सेट A के पास एलिमेंट है उसका कनेक्शन सेट B के साथ होना ही चाहिए। अदरवाइज अगर वो कनेक्ट नहीं रहा तो बातें नहीं हो पाएगा। क्लियर है? पहला एकदम क्लियर है कि जितना भी सेट एलिमेंट है सेट A के पास उसका कोई ना कोई इमेज होना ही चाहिए। इमेज जनरली सेट B के अंदर में होगा। और दूसरा कि ईच एलिमेंट या एवरी लिखिए एक ही बात ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज। और दूसरा क्या होना चाहिए, ये इमेज यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब कि एक जिससे कनेक्ट कर रहा है दूसरा उससे कनेक्ट, वो सॉरी एक जिससे कनेक्ट कर रहा है वो फिर किसी दूसरे के साथ कनेक्शन में नहीं होना। ठीक है, तो अगर ऐसा टाइप का कोई रिलेशन है उस रिलेशन को कहेंगे हम लोग क्या, फंक्शन कहेंगे। तो जैसे अगर हम ऐसा देखते हैं कि मान लेते हैं एरो डायग्राम बना के देखते हैं कि सेट A है और सेट B है। ठीक है, तो सेट A का क्राइटेरिया बताता है कि अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि A1 A2 A3 एंड हियर देयर आर B1 B2 B3। ठीक है, और B4 मान लीजिए। तो A1 का कनेक्शन इस तीनों में तीनों का कनेक्शन होना ही चाहिए। तो A1 का कनेक्शन किसके साथ है, B1 के साथ है। A2 का कनेक्शन किसके साथ है, B2 के साथ है। और A3 का कनेक्शन किसके साथ है, B3 के साथ है। अब हम चेक करेंगे क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया कि जितना भी मेंबर है सेट A का, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, जितने भी मेंबर है सेट A का उसके पास क्या है, एक नहीं कोई कनेक्शन है। तो वो क्या हो गया, ये क्या हो गया कि ये पहला क्राइटेरिया जो मैच कर गया। दूसरा
यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि A1 के पास एक ही है, कौन? B1। A2 के पास एक ही है, कौन? B2। A3 के पास एक ही है, क्या है? B3। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन। हमको B से मतलब नहीं है, B के पास कितना भी एक्स्ट्रा हो उससे मतलब नहीं। यहाँ कंप्लीट होना चाहिए और इसका जो कनेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए। बात क्लियर हुआ? एक तो अपने पास ये हो। अब इसी में ऐसा हो सकता है, आप यूनिक का बात बोले ना, तो इसी में तो ऐसा हो सकता है ना, इसी में अगर हम ऐसा लिखें A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। A1 का कनेक्शन B1 के साथ, A2 का कनेक्शन B1 के साथ और A3 का कनेक्शन B2 के साथ। तो क्या यह फंक्शन होगा? पहले चेक करते हैं, ठीक है। पहले चीजों को तेजी से करने के बजाय चेक करते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि सारा एलिमेंट किसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है कि जो भी है वो यूनिक होना चाहिए। अच्छा बताइए, A1 के पास किसका कनेक्शन है? B1, दैट इज यूनिक। A2 के पास किसका कनेक्शन है? B1, इट इज आल्सो यूनिक, क्योंकि A2 का किसके साथ रिलेशन है? B1 से। A2 का B1 के अलावा किसी से रिलेशन है? नहीं। हम लोग को ये नहीं देखना कि B1 का किसके साथ कितना का रिलेशन है, नहीं। हमको देखना है कि A2 के पास से कितना रिलेशन है। तो A2 के पास तो क्या है? एक ही है, कौन? B1। तो यहाँ इस सेंस में हम बोलेंगे दिस इज अ फंक्शन। ये फंक्शन क्यों फंक्शन है? क्योंकि A2 A1 A3 ये तीनों के पास क्या है? यूनिक रिलेशन। यहाँ नहीं हो सकता, जैसे यहाँ अगर आप बोलेंगे B1 तब एक अलग चीज है। आप बोलेंगे कि B1 क्या है? एक कनेक्शन देता है A1 के साथ, B1 क्या है? एक और कनेक्शन देता है किसके साथ? A2 के साथ। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये तो होना ही नहीं, तब तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है। जो भी मतलब है हमको A से मतलब, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ये बातों को क्लियर करेंगे। तो हम लोग समझे फंक्शन किसे कहते हैं। तो समराइज करें तो फिर से 3 फार्मूला, हमेशा 3 फार्मूला याद रखेंगे, बहुत काम आएगा। 3 फार्मूला बोलते सर, 3 पैरामीटर। एरो डायग्राम तो बनाने का जरूरत नहीं है, फिर भी बना लीजिएगा बाद में, बहुत अभी एरो डायग्राम मिलेगा। तो पहला 3 क्वेश्चन फंक्शन को लेके क्या? व्हाट कंप्लीट हो गया, दिस इज द डेफिनेशन। फंक्शन का कंप्लीट हो गया व्हाट, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन व्हाई एंड थर्ड क्वेश्चन हाउ। हम लोग हमेशा ये 3 पैरामीटर में चलते हैं। तो पहला पैरामीटर अपने पास कंप्लीट है क्या? व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। नाउ सेकंड पैरामीटर व्हाई, क्यों है फंक्शन। तो हर एक चीज किसी दूसरे से डिपेंड करता है। दुनिया का जितना भी चीज है वो किससे डिपेंड करता है? किसी दूसरे से। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आप अच्छा है या आप खराब है, किसके रिस्पेक्ट में? समाज के रिस्पेक्ट में ना, इस समाज के लिए ना, कि क्या आप जो है मार्स के लिए भी अच्छे या खराब है, यूनिवर्स के लिए अच्छे खराब है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि अगर हम सोशल स्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं, इस समाज के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम अच्छे हैं, नहीं चल रहे हैं तो हम गड़बड़ हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप मान लें चूंकि आप एनडीए में जा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि आप एनडीए का एक ऑफिसर हैं और आप जो है कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए या कुछ एक मिशन किए जिसमें कि नेक्स्ट वाले किसी का डिस्ट्रक्शन हो, ठीक है। तो आप जो अपने ग्रुप के लिए क्या हुए, क्यों? क्योंकि आपने एक मिशन बनाया और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन दूसरे वाले ग्रुप के लिए क्या होगा? विलेन, क्योंकि आपने क्या किया? उसको डिस्ट्रक्शन किया। तो हम बोलते हैं कि कोई भी चीज दुनिया में होता है ना, तो उसका पैरामीटर है, कोई बेसिस है। तो फंक्शन इसी बेसिस को बताता है। फंक्शन क्या बताता है? किसी बेसिस को बताता है। तो फंक्शन क्या करता है? डिपेंडेंट करता है। क्या करता है? डिपेंडेंट करता है, कि एक के बेसिस में दूसरे को लेके जाता है। इसलिए यहाँ 2 क्वांटिटी होता है। जैसे अगर हम ऐसा लिखते हैं कि AB बिलोंग
जो हम रिलेशन में लिखते थे। तो हम फंक्शन में से लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। क्या लिखते हैं? फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। इस ए को बोलते हैं डोमेन एलिमेंट और बी को बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ ए का इमेज। ठीक है, तो यहीं पर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग क्लास छोटा में पढ़ते थे क्या? ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब यहाँ आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डोमेन, बट इसके रिस्पेक्ट में कौन वैल्यू आएगा? बी का वैल्यू आएगा। तो बी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा? बिकॉज बी इज ऑलवेज डिपेंड ऑन ए। व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ ए, बी इज मॉडिफाइड विद ए। समझ गए? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल गया था। तो अब ये चीज करने से क्या हुआ? ये चीज करने से कि दुनिया का किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यही मेजर करना पड़ेगा। ऐसे वेलोसिटी मेजर करना है क्या? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्पीड मेजरमेंट करना है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन मेजर करना है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन इज अ मेजर ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम। आपका इकोनॉमिक मतलब आपका मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज करना है, जैसे जीडीपी वगैरह आपको मेजर करना है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। तो क्या करें? मॉनेटरी वैल्यू इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो जिस भी चीज के रिस्पेक्ट में करेंगे बात क्लियर हो रहा है। तो इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरमेंट, because any measurement is dependent on any quantity, so we can say that it is used in measurement basically। लेकिन इसका कारण क्या पता चला कि डिपेंडेंट बताता है, डिपेंडेंट करता है किसी के रिस्पेक्ट में किसी चीज को बताता है। और हाउ में हम लोग अब चीजों को स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम फंक्शन को क्या करें? पढ़ना शुरुआत करें। बात क्लियर हुआ? चलिए इस बात को तो अब अपने पास क्या था? हाँ, तो अब क्वेश्चन ये है कि आप फंक्शन तो कर लिए, मतलब हम एक क्वांटिटी को किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट द थिंग इज देयर आर लॉट्स ऑफ क्वांटिटी, यू कैन से इनफाइनाइट क्वांटिटी। तो हम लोग क्या करें? हम लोगों के लिए क्या रिलेवेंट है? तो हम लोगों के लिए जो फंक्शन रिलेवेंट है दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन। हम लोग के लिए जो रिलेवेंट है रियल वैल्यू फंक्शन, मतलब हम लोग कनेक्शन करेंगे किससे किससे? रियल नंबर से रियल नंबर। दैट इज एनफ फॉर अस। ठीक है, तो अब कैसे होगा? इफ अ फंक्शन द सेट let us assume there is a function from a to b and let us assume that a is a subset of real number r and b is also a subset of real number r, then it is known as real valued function। ये मतलब क्या है कि दोनों रियल वैल्यू है, क्योंकि a भी एक रियल से है दूसरे भी रियल से। तो अब एक दिमाग में डोमेन बना लिया। हाँ ठीक। इसका मतलब कि हमारे पास जो डोमेन है, जो पहला वाला पार्ट है वो क्या है? किसी न किसी रियल नंबर से ही बिलोंग्स करता है और उसी में कोई ऐसा रूल्स होगा जो किसी न किसी रियल नंबर को असाइन करता है। तो अब देखिए कितना बड़ा चीज है, कितना छोटा चीज आप निकाल लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव। नहीं तो अगर आप किसी रिस्पेक्ट में करते तो आप क्या बोलते कि किसके रिस्पेक्ट, तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप बाद में जाएंगे रिलेशन में, आप देखेंगे क्या देखेंगे? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, टू वेरिएबल का, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन। दुनिया में बहुत फंक्शन, मैथमेटिक्स में बहुत फंक्शन हम लोग का बात क्लियर हो गया? आप समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन ये है कि फंक्शन का ऑपरेशंस कैसे करें। और ऑपरेशंस में हम लोग कितने तरह के ऑपरेशंस को जानते हैं?
जो मूल तरह 5 तरह के ऑपरेशन को हम 4 तरह के ऑपरेशन को जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहाँ हम एक और लिखेंगे, देखेंगे ध्यान में, ठीक है। तो हम पहला बात करते हैं एडिशन। ठीक है, ये 4 ऑपरेशन हम सभी में करते हैं। तो क्या फंक्शन में भी कर सकते हैं? तो हम मान लेते हैं कि 2 फंक्शन है, एक फंक्शन a टू b जो रियल टू रियल है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन भी, ठीक है, a टू b, क्योंकि a से b का कनेक्शन सेम कनेक्शन होता है, प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब इस दोनों फंक्शन को ऐड करना है, ठीक है, फंक्शन a और फंक्शन b को क्या करना है? ऐड करना है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिएगा, f प्लस g, ऐड में क्या लिखते हैं? f प्लस g फ्रॉम कहां से कहां तक? a से b तक। f प्लस g कहां से कहां तक? a से g तक। ये फंक्शन का नाम हो गया। तो ये होगा कैसे? इसका लिखने का तरीका है, देखिएगा, f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g। इट सीम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल वर्ड, बट वेरी सिंपल। अभी हम एग्जांपल बनाते हैं। जैसे f में आप क्या लिखते थे? इसका एलिमेंट क्या होता था? f ऑफ x इज इक्वल टू y समथिंग, ठीक है, या कुछ भी जो भी उसका आंसर है। यहां लिखते थे g ऑफ x इज इक्वल टू y2 समथिंग, ऐसा लिखते थे। लेकिन यहां f प्लस g है, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा? f प्लस g ऑफ x। तो ये किससे किससे मिलकर बना है? f और x से। तो हम इसको क्या बोलेंगे? f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब हम सबको एग्जांपल लेते हैं। तो अपने पास 2 फंक्शन है जिसका रूल है, हम लोग डायरेक्ट रूल लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। दिस इज अ रूल, दिस इज आल्सो अ फंक्शन। आप 1 पुट किए, आंसर क्या आ गया? 3। 2 पुट किए, आंसर क्या आ गया? 4। दिस इज अ फंक्शन एंड g a फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 3 है। अब आपको दोनों का ऐड करना है, तो आंसर क्या होगा? f प्लस g ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? f ऑफ x क्या था? x प्लस 2 और f ऑफ g ऑफ x क्या है? प्लस 2। तो बस दोनों का एलिमेंट सब ऐड करते जाएंगे, जितने एलिमेंट ऐड होते चला जाएगा उतना रिलेशन बनते चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्ट बिना एग्जांपल के आगे लेके जाए, क्योंकि ये तो इसी तरह से होगा। तो अब हम सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? f माइनस g फ्रॉम a टू b क्या होगा? f माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? fx माइनस g। फिर से मल्टीप्लिकेशन में देखिएगा, एक चीज देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में हम 2 टाइप कर लेते हैं। एक तो हमारा जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, क्या? f g ऑफ x, तो f g ऑफ x क्या हो जाएगा? f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x। लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन में मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट से होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं कि k मल्टीप्लाई बाय दैट फंक्शन। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ कोई टेंशन नहीं, यहाँ जो बनता है k f फ्रॉम a टू b, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, और k f ऑफ x कुछ नहीं, क्या? k मल्टीप्लाई f ऑफ x, जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए कि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इस फंक्शन में, तो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? x प्लस 2। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि f ऑफ x प्लस 2 है, और मान लीजिए k का वैल्यू 5, तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई। दिस इज अ वेरी सिंपल वे। और डिवीजन फिर आपके पास क्या आ गया? f बाय g ऑफ क्या हो जाएगा? f ऑफ x बाय g ऑफ x। बस ध्यान रखना g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज़ इट इज मैनिफेस्टेड। हम लोग पहले रियल नंबर पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये हम क्या किए? ये हम ऑपरेशंस किए, किसने? फंक्शन का। बहुत आसान है, इसको आप अच्छे डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। पेज जैसे हम बोले वैसे ही चलिए। क्यों बोलिएगा? क्योंकि हम लोग का एक टारगेट है
जैसे आप अपना टारगेट बनाए हैं, एक इंस्टीट्यूट भी अपना टारगेट बनाता है कि हमारा काम इतना देर में कंप्लीट कर देना। तो हम लोग ऑलरेडी टारगेट बनाए हुए हैं, तो आप कभी ये मत सोचिए कि हम ये काम को स्किप करेंगे। जितना तेजी में जाया जा रहा है उतना ही तेजी में चलेंगे, जितना स्लो में जाया जा रहा है उतना ही स्लो में चलेंगे, ठीक है। और आपको सारा एस्पेक्ट्स के बारे में पता करते चलेंगे, ठीक है। उनका बस एक कोड मिस हो गया था। कोई बात नहीं। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब हम देखेंगे टोटल दुनिया में फंक्शन कितना तरह का होता है। हम लोग के लेवल के हिसाब से देखेंगे कि जो फंक्शन जो है कितने तरह के फंक्शन टोटल देखे जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सिंपल सा लॉजिक है, टोटल मिला के जनरली जो 4 फंक्शन होता है, लेकिन हम लोग देखिए अच्छे से करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है यह होता है वन फंक्शन, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं इंजेक्टिव, ठीक है। वन फंक्शन होता है जिसको हम एक नाम से जानते हैं इंजेक्टिव। अब क्वेश्चन ये कि है क्या इंजेक्टिव, हम लोग चर्चा करेंगे सब एक एक करके चर्चा। दूसरा फंक्शन जो होता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, ठीक है, जिसका जनरल नाम है, ठीक है। और थर्ड फंक्शन होता है ऑनटू फंक्शन। ऑनटू को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। और चौथा जो फंक्शन है वो है इनटू फंक्शन। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। ये काम कीजिए, थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज करके तब बेहतर समझ। वन का अपोजिट डायरेक्शन में कर लीजिए मेनी वन। और ऑनटू का करिए जैसे कि हम लोग अभी जस्ट देखे एक फंक्शन को देखे कि एक किससे कनेक्टेड है, एक अभी जस्ट देखे। तो मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन आपके पास दे रहा है जहां एक का कनेक्शन किसी एक से है, वो जो एलिमेंट है दूसरा वाला एलिमेंट फिर उसका किसी दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पे बोले कि एक एरो डायग्राम है और ये बोले कि एक का कनेक्शन एक का, ठीक है। ये एक का जो कनेक्शन है वो किसी एक के साथ है। ए वाला कनेक्शन किसके साथ, B1। A2 का कनेक्शन किसके साथ, B2। फिर B1 का किसी दूसरे के साथ नहीं है, है ना। B1 का किसी दूसरे के साथ है नहीं है, क्योंकि एक का किसी का जो कनेक्शन है B1 फिर किसी से कनेक्टेड नहीं है। B1 is the only connected, B1 has only connection with A1। तो ऐसा जो फंक्शन हम लोग कहेंगे उस फंक्शन क्या कहेंगे, वन। मतलब इधर तो वन तो था ही, क्योंकि इधर तो हर एक वन से होगा, इधर तो 2 वाला फंक्शन ही खत्म होगा। लेकिन अगला वाला भी जो है वो भी किससे कनेक्टेड है, वन से, क्योंकि देखिए B1 भी कनेक्टेड किससे है, वन से। नाउ जब आप इसमें देखेंगे मेनी वन में देखेंगे तो इधर वाला तो क्या है, ये जो वन है ये वन मेनी से कनेक्टेड है, ठीक है। आप उस समय जो हम लोग देखे थे उस वाला को देखेंगे। अब देखिए ये चर्चा क्या है, ये जो चर्चा है हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि A1 तो B1 के साथ कनेक्टेड है, A2 तो B1 के साथ, ये तो रहना ही है, इसमें टेंशन रहना नहीं। लेकिन B1 का कनेक्शन है, ये तो 1 है, लेकिन किसके साथ कनेक्टेड है, मेनी के साथ। देखिए 1 किसके साथ कनेक्टेड है, मेनी के साथ। तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाता है, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अब इसको टेक्निकल वर्ड में कैसे लिखे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्निकल वर्ड। तो यहाँ टेक्निकल वर्ड में लिखते हैं कि इफ लेट f of x1 is equal to f of x2, मान लेते हैं कि किसी दो का फंक्शन इक्वल कर दिए,
x1 को पुट किए तब भी एक ही फंक्शन आया, x2 को भी पुट किए तब भी एक ही आंसर आया। तो इसका मतलब है ये, इसका मतलब है अगर ये 1 1 फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि इंप्लाइड है x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा, दोनों इक्वल होगा, तभी दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है इक्वल होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तब वो कौन सा फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा कौन सा, इफ f of x1 f of x2 does not imply that, ठीक है, x1 is equals to x2, या आप बोल सकते हैं implied है x1 is not equals to x2, तब जाके इसका मतलब देखिए दो फंक्शन का एक ही रिजल्ट आ रहा है, f of x2 क्या रिजल्ट है, f of x2 क्या रिजल्ट है, दो फंक्शन का एक ही रिजल्ट आ रहा है, और दो फंक्शन का एक ही रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन देखिए b1 किससे अटैच हो गया, f of a1 करेंगे तो b1 आता है, f of a2 करेंगे तो b1, ये इस केस में, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं, ठीक है। अब दो फंक्शन ऐसा इमेजिन कीजिए कि अभी हम लोग देख रहे थे कि इधर का जो भी एलिमेंट है, जो डोमेन का पार्ट हम लोग बोलते हैं, उसमें सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, बुक्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट है कि कोडोमेन, ये पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन, कि कोडोमेन का जितना भी एलिमेंट है बुक हो, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। तो अगर हम बोलते हैं कि मान लेते हैं कि कोडोमेन के अंदर जितना भी एलिमेंट है किसी ना किसी का कोई ना कोई कनेक्शन है, उस कनेक्शन को बोलते हैं प्री इमेज, क्या बोलते हैं, प्री इमेज। ये वाला पार्ट इमेज है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्री इमेज, ठीक है। तो अगर यहाँ जो एलिमेंट है उस सब का प्री इमेज है, सब का, तब तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑनटू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जितना भी एलिमेंट है उसका कोई ना कोई क्या है, प्री इमेज। और अगर यहाँ जितने एलिमेंट है उसका प्री इमेज है, सॉरी है तो ऑन, अगर नहीं है तो इनटू। ये फंक्शन कैसा है, इनटू, ये फंक्शन कैसा है, ऑनटू, क्योंकि इसमें सारा बुक है, ठीक है, इसको प्री इमेज बोलते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये रहा कि टेक्निकल वर्ड क्या करें, टेक्निकल वर्ड को तो कुछ बनाएंगे, सो वी हैव टू वेरी कॉन्शियस अबाउट टेक्निकल वर्ड, क्योंकि इफ यू डोंट नो द टेक्निकल वर्ड एंड इफ यू नो द होल कॉन्सेप्ट, you are wasting your full knowledge. How means if anyone not know how to speak in the English, Bengali, Nepali, etc., and he had immense knowledge, then how can he communicate? कर पाएगा? तो जो knowledge वहाँ पर रुकावट होगी, जैसे नेचर और हमारे बीच का बहुत सारा knowledge जो हमको पता नहीं, why क्यों नहीं पता, हम लोग क्यों नहीं पता, क्योंकि हमारे हमको समझने के लिए उसका एक लैंग्वेज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। सो लैंग्वेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनीथिंग, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज देखेंगे। टेक्निकल लैंग्वेज कहता क्या है, यह कहता है कि अगर कोडोमेन जो अपने पास है, इस केस में क्या था, सारा फिक्स था, तो ये जो रेंज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो रेंज, ये जो फंक्शन का रेंज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कोडोमेन जो पूरा है वही रेंज होना चाहिए, किसकी कोडोमेन पूरा कंप्लीट है तो वही पूरा क्या है, रेंज। लेकिन यहाँ पर क्या इक्वल होगा, नहीं, तो यहाँ जो रेंज होगा वो सबसेट होगा किसके, कोडोमेन, मतलब इक्वल नहीं होगा, इक्वल सबसेट नहीं होगा, क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब कुछ ऐसा चीज कोडोमेन के पास है जो रेंज के पास नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पर बात कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये चार बेसिक टाइप था, ठीक है। लेकिन जनरल जब हम फंक्शन पढ़ने का स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम इन चीजों को बॉदर नहीं करते, मिनिमम और इनटू फंक्शन को बॉदर नहीं करते। हम लोग पढ़ते जरूर है चीजों में, लेकिन हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं, इसका काम हमारे पास नहीं होता, ठीक है। तो हम इसलिए इसका सीक्वेंस दे दिए कि इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट, ठीक। तो अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन, अगर कोई फंक्शन क्या होगा, 1 1 और 1 2 होगा, 1 1 भी होगा 1 2 भी होगा, तो फंक्शन दिमाग में कैसा आ रहा है कि वो फंक्शन क्या है कि 1 से 1 का फिक्स है, मतलब वो भी 1 से 1 का फिक्स है, मतलब एलिमेंट ए है यूनिक में, एज वेल एज
एलिमेंट बी है यूनिक प्री इमेज, ये करेक्ट होना है। और दूसरा ऑन टू भी है, इसका मतलब कि कोई भी ऐसा मेथड बचा हुआ नहीं है जो करेक्ट ना हो, सब कनेक्शन में है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज, मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन में है। तो वो जो फंक्शन कहलाएगा वो फंक्शन कहलाएगा बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव का एक और नाम क्या है? 1 1 ऑन। ठीक है, तो 1 1 ऑन में क्या हो जाएगा? फिर कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ प्रूव करने के लिए let f of x1 is equals to f of x2 implied at x1 is equals to x2 and range f is equals to 4। समझ में आया? ये 5 तरह का फंक्शन है। इसके अलावा कुछ जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं फंक्शन, जो बहुत बड़ा चीज नहीं है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। मतलब मान लेते f of x इक्वल टू c, जो भी वैल्यू पुट करेंगे ऐसे सेम आ रहा है c, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा? ये दिखेगा इस तरह। कोई भी एलिमेंट डालिए, एक c पार्ट है, ठीक है, सब रिलेशन किसके साथ? c के साथ, ठीक है। इसके बाद जो फंक्शन होगा वो होगा आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब एक x का 1 का वैल्यू डालेंगे तो 1, 2 का वैल्यू डालेंगे 2, मतलब आइडेंटिटी मतलब जो वैल्यू डालेंगे वही होगा, ठीक है। f of x is equals to x, जो वैल्यू पुट करेंगे वही आंसर आ जाएगा। तो इस फंक्शन, ये फंक्शन कैसा दिखता है? जो वैल्यू पुट किए वो आ गया। आइडेंटिटी फंक्शन इनमें से सभी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 8वां नंबर क्या हो गया? इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन हम लोग सब जानते हैं क्या? कि फंक्शन का सब इक्वल हो, सब चीज इक्वल। इफ f of x is equal to g of x, तब क्या फंक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जितना भी एलिमेंट है एक दूसरे से क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है, तो फंक्शन क्या है? जनरल में क्या है? तो अब इसी के सामने में छोटा छोटा फिगर बना लीजिए, ठीक है। 1 1 का ऐसे, ठीक है, 1 और 2 का ठीक है। इसमें ऐसा कर लीजिए जिससे कि पता रहे कि सारा फंक्शन क्या है? इक्वल है, ठीक है। ये रेंज भी है और ये कोड है। मैन्युअल में ठीक है, ये मैन्युअल हो गया। और इनटू में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दीजिए, ठीक है। ये छोटा छोटा डायग्राम बना लिया, तो ये समझ में आ गया। ये इसको बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम, जिससे हम चीजों को थोड़ा आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो अब हम लोग देखते हैं दो फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन का दो इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। एक कंपोजिशन और एक इनवर्टिबल। कंपोजिशन को पढ़ने के बाद ही आपको इनवर्टिबल फंक्शन का समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए कि आप दो फंक्शन ले लिए, एक फंक्शन a से b का और एक फंक्शन g ले लिए b से c का, ठीक है। यहाँ याद रखेंगे कि यहाँ किस फंक्शन a से b और ये फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? b से c। ये याद जरूर है, क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं एरो डायग्राम बनाते हैं a b, ठीक है, तो एक और स्टार्ट हो गया c, a b c, 3 से है। अब फंक्शन f जो कहता है वो कहता है कि a से b को कनेक्ट करो, तो हम आते हैं a था 1, ठीक है। सबसे बेहतर तरीका a1 b1 लिखने का, ठीक है।
अब फंक्शन जी कहता है कि इस b1 के साथ किसको कनेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि जब भी कोई दो फंक्शन, लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इज द रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज सबसेट ऑफ द रेंज ऑफ डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्राइटेरिया, अदरवाइज यहाँ पर नहीं होगा कि रेंज ऑफ एफ इस सबसेट ऑफ, इक्वल नहीं भी हो तो सबसेट हो, सब होना चाहिए, सबसेट ऑफ क्या, डोमेन ऑफ जी। तब जाके कंपोजिशन काम करेगा, अदरवाइज कंपोजिशन काम नहीं करेगा। तब क्या कर सकते हैं, तब एक फंक्शन बना सकते हैं। कौन सा फंक्शन, जो डायरेक्ट a1 से क्या चला जाए c1 की तरफ, और इस फंक्शन को बोलते हैं हम कंपोजिशन। लेकिन लिखने का होता है इस तरह से GOF, इसको बोलते हैं जी कंपोजिशन f, ठीक है। और यहाँ जो है कंपोजिशन का साइन देता है जी कंपोजिशन है, इसका मतलब है g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। जी ऑफ f कंपोजिशन कहाँ से कहाँ तक चालू हो जाएगा, तो इट स्टार्ट फ्रॉम a गोस टू c, तो a से कहाँ गया c के तरफ, और इसका एलिमेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो जब g ऑफ f का आप उल्टा सोचिए कि f से स्टार्ट होगा क्या, g ऑफ f का मतलब पहले किसका काम, f का काम, तो पहले f ऑफ x निकाले तो मतलब f ऑफ f क्या हो गया b1, अब f ऑफ b1 इसका आंसर क्या आ गया b1, और g ऑफ b1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर c1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि g o f ऑफ a1 तो आंसर क्या हो जाएगा g ऑफ f ऑफ a1, और f ऑफ a1 क्या हो जाता है b1, और b1 क्या हो जाता है c1। तब a1 किससे कनेक्ट हो गया c1 से, अंडर विच फंक्शन, तो अंडर फंक्शन GOF मतलब कि जी कंपोजिशन f। आप जनरली बोलेंगे जी कंपोजिशन f, आज बनाएंगे जी कंपोजिशन f। बस समझ में आ गया, ये कंपोजिशन फंक्शन समझ में आ गया। अब अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि हमको f ऑफ g चाहिए, मतलब f कंपोजिशन g चाहिए, तो आप थोड़ा सा उसको लेंदी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल पे यू कैन मेक एनीथिंग इन लेंदी वर्जन, नो डाउट। जब हम चलना स्टार्ट कर देंगे तो लेंदी से चलते हैं, ठीक है, उलट के बाद में कितना आसानी से चलता है। तो अगर हम लोग बोले कि f ऑफ f कंपोजिशन g निकालिए, तो सिंपल सा बात है कि f कंपोजिशन g में हमारे सबसे पहले क्या चाहिए g, तो हम पहले लिख देते हैं, हम आसानी से लिखते हैं g किससे कनेक्टेड है b से c का, और f किससे कनेक्टेड है a से b का। क्या यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, क्या यह क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, क्या कि c जो और a जो है दोनों क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो आप सिर्फ दिमाग में खर्च आप लेंगे, ओके ठीक है, ये ठीक है, हम मानते हैं, बट रेंज डायरेक्ट लिखे कि c शुड सबसेट ऑफ a, अदरवाइज ये तो फंक्शन काम ही नहीं करेगा, कौन सी तो करेगा, फॉलो ही नहीं करेगा, उल्टा कर दिए ना। अगर हम मान लेते कि ये फॉलो कर गए, तब अपने पास काम कर सकते हैं। तब क्या काम करेंगे, तब हो जाएगा f ऑफ क्या g ऑफ x, ठीक है। तब एक ये वाला फंक्शन अपने पास बन गया कि पहले g ऑफ x करेंगे, तो g ऑफ x, अब सॉरी इससे पहले एक आउटलाइन लिखना कि जो f कंपोजिशन g कहां से कहां तक हो गया, तो b से b तक अकॉर्डिंग टू दिस, और f ऑफ g का जब निकाले वैल्यू, f ऑफ क्या हो गया g ऑफ x हो गया, ठीक है। नाउ g ऑफ x जो भी होगा, यहाँ g ऑफ x जो भी होगा, मतलब g ऑफ x का आंसर क्या c में आएगा, और ये c से डायरेक्ट कनेक्ट कहां जाएगा b में चला जाएगा, फिर यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। तो हम लोगों को तो नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो इसका जो फंक्शन बनेगा कैसा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा बना b, ठीक है। b से किसका कनेक्शन c, और c से किसका कनेक्शन, c से किसका कनेक्शन है, देखिएगा ध्यान से, c से किसका कनेक्शन है a। अब आप बोलेंगे a क्यों यहाँ पर रखे, a कैसे रखेंगे, यहाँ क्या रखना पड़ेगा b, क्यों, क्योंकि c जो है सबसेट है a का,
मतलब सी में ए में जो भी है सी में है ही, तो ये दोनों इक्वल होगा, लेकिन इसका कनेक्शन किससे बन रहा है, बी से। तो पहले बी का कनेक्शन किससे आया, सी से आया, तो ये सी ही तो ए है, ठीक है, सी ही तो ए है। तो सी के पास क्या रख दिए, जो अपने पास वैल्यू है, एक सब मिसमैच में है क्या, तो सी जो अपने पास है, ये जो सी जो है यही आपके कनेक्ट कहाँ कर देगा, और सी और ए दोनों यहाँ पर ही तो है, यही तो बात है सी और ए का, क्योंकि यहाँ सी दिख रहा है, यहाँ ए दिख रहा है, बट दोनों क्या है, एक ही तो है। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं। अब इसी प्रॉब्लम इसी से आगे निकलते हैं, प्रॉपर फंक्शन की तरफ देखते हैं। ऐसा फंक्शन जो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन ए से बी का, और इसी फंक्शन को एक और फंक्शन लेते हैं, फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, फंक्शन जी फ्रॉम बी से ए, तब यहाँ क्या बनेगा, फिर ए बी और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर चीजों को देखें तो अब क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से इसका कनेक्शन होगा, यहाँ से इसका कनेक्शन होगा, तो मान लेते हैं इसे एक का कनेक्शन लीजिए, A1 का कनेक्शन किसके साथ होगा, B1 के साथ, और मान लेते हैं B1 का फिर से कनेक्ट हो गया A1 के साथ, तो ये उल्टा थोड़ा दिख रहा है क्या, ये वाला चीज उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा दिख रहा है, और इसको उल्टा करने से ये होता, इसलिए इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। जब ऐसा फंक्शन हो तो हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। तो इस फंक्शन में कैसे कंपोजिशन में क्या वैल्यू लगाएंगे, याद रखिए, ए जब A1 से कनेक्ट हो गया है तो फिर क्या आ गया, A1, तो यहाँ अगर A2 होता तो फिर आंसर क्या आएगा, A2, A3 होता तो क्या आएगा, A3। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये कंपोजिशन जो है कहाँ से कहाँ तक का, A से A तक का, अगर क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए, एक आइडेंटिटी हो गया, जो ए में पुट करते हैं वही आ जाता है, तो इसका मतलब ये उल्टा है, तभी तो ये पुट करने से आ जाता है। और इसके उल्टा कौन, एफ और जी में कहाँ से कहाँ तक कनेक्शन होता था, देखिए तो बी से यहाँ कहाँ से कनेक्शन था, ए से सी का, और इसको उल्टा करने में क्या था, बी से बी का, इसका उल्टा करने में किसका किसका हो जाएगा, उल्टा करके देख लीजिए, यहाँ कर लेते इसको मिटा देंगे, बी से ए और एफ इसे ए से बी, तो फिर किसका किसका कनेक्शन बन गया, बी से बी का, तो उल्टा करने पर किसका कनेक्शन बना, बी से बी का, और यहाँ पर आंसर क्या आ गया, बी टू बी। तो यहाँ जब इसका आइडेंटिटी वेरीफाई किए तो ये किसकी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, बी का। अगर ऐसा हो गया तब क्या कहलाएगा, ये इनवर्टिबल फंक्शन कहलाएगा, और तब जी को हम बोलेंगे एफ इनवर्स, क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स, क्योंकि आप इनवर्टिबल फंक्शन हो गया तो इसका एक प्रॉपर नेम देना पड़ेगा, ये हो गया अपने पास एफ इनवर्स। और आप ध्यान रखेंगे कि जी और एफ के जगह पर आप क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए, और एफ कंपोजिशन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी। मतलब अगर एफ इनवर्स के साथ अगर पहले करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा, जो ए का, इसका उल्टा करते हैं तो क्या आ जाएगा, बी का, तब हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन। दीज आर द फंक्शन एंड देयर आर 4-5 थ्योरम दैट वी विल स्टडी ऑन द फंक्शन। ये लिख लीजिए, ठीक है, इस मतलब लिखने मतलब कि इसका फोटो लीजिए, पेज 2 हम लिख दिए, और इसके बाद क्या करेंगे, हम 4 थ्योरम बताकर 1-2 क्वेश्चन समय है तो हम कनेक्ट करवा देंगे क्वेश्चन। देखिए, तो हम लोग टोटल मिला के 5 थ्योरम को अभी देखने जा रहे हैं। सबसे पहला थ्योरम, ये बहुत डायरेक्टली काम आता है, बोला गया है कि मान के चलिए कि एक फंक्शन है a to b और लेट इट इज 1-1 onto फंक्शन। ये क्या है, 1-1 onto फंक्शन है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन 1-1 onto होगा देन इट इज इनवर्टिबल फंक्शन।
तब ये क्या हो जाएगा, ये इनवर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको देखना कि ये इनवर्टिबल फंक्शन है या नहीं, तो आप क्या देखेंगे, तो आपको सिर्फ देखना पड़ेगा कि यह 1 1 और 2 है या नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा यस। और दुनिया में जिसका भी इनवर्स है बस उसी का काम मैथमेटिक्स में होता है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स में जिसका इनवर्स है उसी का काम होता है। अदरवाइज जनरली इसका इनवर्स नहीं होता, उसका हम जनरली काम नहीं करते, ठीक है। इसी के उल्टा अगर f इज एन इनवर्टिबल फंक्शन, अगर f क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है, देन इट इज 1 1 और 2, ठीक है। तब वो कौन सा फंक्शन होगा, और 1 1 2 होगा। समझ में आ गया, दोनों आसान थ्योरम। थर्ड क्या है कि इनवर्टिबल फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। क्या होगा, जो इनवर्टिबल फंक्शन है हमेशा यूनिक होगा, मतलब किसी फंक्शन का अगर आप इनवर्स निकालते हैं तो कोई दूसरा ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका इनवर्स वैसा होगा। सब फंक्शन का जितना का इनवर्स निकालेंगे कोई दूसरा फंक्शन नहीं है जिसका फंक्शन उस तरह का, ठीक है। फोर्थ है कि अगर मान लेते हैं कि f जो है इनवर्टिबल फंक्शन है, ये a to b है एंड इट इज इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्ट क्या, तो बहुत सारा फंक्शन है, इनवर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। देन देयर इज अ फॉर्मूला if इनवर्स क्या है, इनवर्स का है, और जब इस पूरे को इनवर्स करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, f। मतलब इनवर्स फंक्शन का फिर इनवर्स कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। आप देख सकते हैं डायग्राम से, मान लीजिए इनवर्स फंक्शन ये फंक्शन है, इनवर्टिबल फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाता था, ये a था ये b था, तो इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, क्या हो गया। तो आप इसका फिर से इनवर्स कर दीजिए, क्या हो गया, फिर आ गया आगे वाला पार्ट, ठीक है। और याद रखिएगा हमेशा कि मान लेते हैं कि अगर f of x = y फंक्शन है और ये इनवर्टिबल है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, बुलाया है f इनवर्स ऑफ y = x, क्योंकि ये y जो है इनवर्स का फार्मूला पर काम करता है, y जो है x का f पर काम नहीं करता है। इसे हम ये ऐसे नहीं कि f of y = x नहीं, अब y की कंडीशन है ऐसे, तो कोई लिख सकता है f इनवर्स ऑफ y = x। और 5 नंबर जो अपने पास है कि मान लीजिए कि दो इनवर्टिबल फंक्शन है, एक ab और एक bc है ना, ये 1 1 और 2 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, r 1 1 और 2, ये 1 1 और 2 फंक्शन है। तो जो इसका कंपोजिशन बनेगा कहां से कहां तक, a से c तक का, वो कैसा फंक्शन बनेगा, 1 1 और 2 फंक्शन है, तो कंपोजिशन भी कैसा बनेगा, कंपोजिशन कैसा बना, 1 1 और 2 बना, और 1 1 और 2 है तो ये क्या इनवर्टिबल फंक्शन है, सिंपल सा बात है। देन इट इज इनवर्टिबल फंक्शन, एंड इफ इट इज इनवर्टिबल फंक्शन तो इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इनवर्स अगर निकालना होगा 0f, तो अगर हमको इनवर्स चाहिए तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं f इनवर्स कंपोजिशन j, मतलब इसका अगर इनवर्स चाहिए तो हम इस तरह से इनवर्स को कर सकते हैं। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये टोटल में कितना थ्योरम है, 5 थ्योरम जो हम लोग को पढ़ना है। अब जो हम लोग काम करने जाएंगे वो क्या करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो अब जितना क्लास 1 2 क्लास आप लोग का लगेगा वो एक क्लास और जो होगा वो फंक्शन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।